जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एचपी टीजीटी कमीशन की सीरीज आपको लेके आए हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि +1 का हमारा 4th चैप्टर है। और टीजीटी कमीशन के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर को लेके आएंगे और पार्ट 3 में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज बताती है किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फजन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फजन रूल, ठीक है। ये हमारे पास कोवलेंट करैक्टर बताता है किसी आयनिक बॉन्ड में, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएसपीआर थ्योरी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। शेप्स एंड ज्योमेट्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड। या हमारे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने को आ जाती है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास पैरा मैग्नेटिक है, कौन सा डाई मैग्नेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास डाइपोल मूवमेंट के बारे में पता जरूरी, डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाता है किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर लाइक द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स एंड आयंस मॉलिक्यूल्स इन केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। मतलब ये एक प्रकार की कोई फोर्स होती है जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को क्या बांध के रखती है, होल्ड्स टुगेदर रखती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एक केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या कॉज हमारे पास केमिकल बॉन्ड का, ठीक है, क्यों हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होती है या क्यों हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड हमारे पास क्यों बनते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण है कि कोई भी चीज हमेशा लाइफ में क्या होनी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अगर हम भी किस लिए तैयारी करें, ठीक, ताकि हम टीचर लगे, टीचर लगने के बाद हम क्या हो जाएंगे, लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, एक परमानेंट जॉब हो जाएगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, कोई भी लाइफ में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो बॉन्ड्स भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी है वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होने चाहते हैं। स्टेबल कब होंगे वो, जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, जब वो क्या पूरा करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो यही कारण है कि उनमें क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। द टेंडेंसी और अर्ज ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्या करना चाहते हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनकी बन गई तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरा कारण, एक और कारण है इसका, पहला कारण तो ये होगा, पर मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, इस मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी की अगर एनर्जी लो है वो भी क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा। किसी की भी एनर्जी लो है वो भी क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा। तो वो भी क्या बनाएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड होता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयोनिक और कोवलेंट से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आयोनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द ऑपोजिट चार्ज आयंस टुगेदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड।
ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी चार्ज जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगती है तो वो जो फोर्स लगने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये फोर्स किसके बीच लगी, चार्ज के बीच, किसके बीच लगी, चार्ज के बीच लगी। या यहाँ पे लिखा मैंने द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक प्रकार की क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है विच होल्ड्स द ऑपोजिट चेंज, यहाँ पे सॉरी दोस्तों चेंज नहीं होना, यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, विच होल्ड दी ऑपोजिट चार्ज। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, ये होल्ड करके रखते हैं। आयंस टुगेदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे हम, NaCl, CaF2, MgBr2 और Na2S, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हम पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। मान लो जैसे सोडियम है NaCl, ये कैसे अपना आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो जो सोडियम होता है हमारे पास, सोडियम क्या होता है, मेटल्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव प्लस एक क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है, क्लोरीन गेन करता है टू अटेन स्टेबिलिटी। तो ये क्या बना देता है, क्लोरीन नेगेटिव बना देता है। अब दोनों पे देखो, इस पे पॉजिटिव साइन आ गया, इस पे नेगेटिव साइन आ गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसमें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे मेन है। आयनिक बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना आयन किसको दे दिया, पूरा क्लोरीन को दे दिया। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से, सोडियम का ही एग्जाम्पल लूंगा। तो सोडियम क्या होता है, देखो सोडियम Na, ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रॉन को, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 11, तो क्या है इसका होगा 2, 8, 8 और 1 11 होगा, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, एक जब इसने एक लूज किया तो 2, 8 बन जाएगा, एक क्या कर दिया इसने लूज कर दिया। वैसे ही क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 2, 8, 7, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना देगा, क्लोरीन नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, स्टेबल बन गया, 2, 8, 8 स्टेबल बन गया। अब क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि जब ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है और ये स्टेबल है, तो ये आपस में कंबाइन क्यों किए, जब Na पॉजिटिव आपस में क्या है, स्टेबल है, क्लोरीन नेगेटिव भी क्या है, स्टेबल है, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देख रहे होंगे आप, दोनों स्टेबल, तो ये आपस में कंबाइन क्यों किए। सवाल यहां से भी आता है कि ये आपस में कंबाइन क्यों किए, जब ये दोनों स्टेबल थे तो ये इसलिए कंबाइन किए। तो आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो किस एटम में लूज होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दी इलेक्ट्रॉन लूज क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आपने पढ़ रखी होगी पिछले चैप्टर में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। और ये क्लोरीन भी जब भी लूज हो गया तो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो ये दोनों क्या, गैसियस स्टेट कभी भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, देखो यहां देख रहे होंगे आप, Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ये भी किसमें, गैसियस स्टेट में। तो ये क्या बना देते, NaCl बना देते, किसमें, सॉलिड स्टेट में। अब जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं तो स्टेबल नहीं होते हो पाते ये। तो इसलिए ये बेस स्टेबल होने के बाद भी क्यों कंबाइन किए, क्योंकि ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, NaCl फॉर्म किया, जो कि किस फॉर्म में आया हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में आया। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बना, दोनों में अट्रैक्शन हुई, किस में अट्रैक्शन हुई, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब पॉजिटिव कोई भी ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यही हमारे पास आयोनिक बॉन्ड था। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है वो नो डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड NaCl की कोई शेप नहीं होती, NaCl की कोई शेप नहीं होती, ठीक है। आप बोलेंगे सर NaCl तो नमक होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो नमक की तो कोई शेप होती है। पर नमक कैसे बनता है दोस्तों, बहुत सारे NaCl आपस में कंबाइन करते तब जाके वो नमक बनता है।
तो अगर सिंपल NaCl की बात करें तो इसकी कोई भी शेप नहीं होती, तो आयनिक बॉन्ड की कोई भी शेप नहीं होती, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्गर किससे मोर स्ट्रॉन्गर होते हो, कोवलेंट बॉन्ड से। किससे स्ट्रॉन्गर होते हैं हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी दोस्तों आपने सिंपल सा याद रखना, कोई भी एटम लूज कर रहा है चाहे गेन कर रहा है वो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। जैसे आपके पास सोडियम थे, इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। और वैसे क्लोरीन ने क्या किया था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, गेन किया था, तो ये क्या बन गया था, क्लोरीन नेगेटिव बन गया था। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो चाहे गेन करे चाहे लूज करे, इलेक्ट्रोवैलेंसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ऐसा मत कर लेना कि यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा -1 हो गया, नहीं, वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, जितने एटम लूज किए चाहे गेन किए। अब जैसे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है, ग्रुप 1 और 2 कौन सा होता है दोस्तों, S ब्लॉक होता है। ग्रुप 1 और 2 कौन सा होता है, S ब्लॉक होता है। उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, और ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ग्रुप 2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दोस्तों समझ आ रहा है आपको, जैसे ग्रुप 1 क्या थे, ग्रुप 1 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, नीचे को होते हैं ना हलीना की रब से फरियाद, रूबिडियम होता है, ये सारा क्या है ग्रुप नम में, ग्रुप 1 ने। तो ग्रुप 1 में लास्ट में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। तो ये सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। वैसे ग्रुप 2 में लास्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बोलेंगे इसे, 2 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। ग्रुप 13 कौन सा होता है दोस्तों, बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन फैमिली होती है। तो बोरोन फैमिली कितने इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में कितने होते हैं, आप जब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले क्या होते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट में होते हैं, कि 2s 2p दोनों क्या है आउटर मोस्ट में। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। नेक्स्ट कौन सी, ग्रुप 14 कौन सा होता है हमारे पास, कार्बन फैमिली होता है। कार्बन फैमिली दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ना कभी गेन कर सकता है ना 4 कभी लूज कर सकता, तो इसकी कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती, और क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 15 कौन सा होता है, बोरोन, नाइट्रोजन, क्या ग्रुप, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ग्रुप 15 कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, यही होती है 3 2 5। कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पूरा ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है हमारे पास, ऑक्टेट नंबर होता क्या है वैसे, मैं इसको मिटा दूं, ऑक्टेट क्या होता है आपने सुना होगा, 2 8 8 18 ये होता है, ठीक है। तो पूरा ऑक्टेट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके बाद ग्रुप 15 में कितने होते हैं, लास्ट में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने गेन कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 गेन कर सकता है, तो 3 इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गई। वैसे ग्रुप 16 कौन सा होता है हमारे पास, ग्रुप 16 कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली कितने वैलेंस में कितने होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होता है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी सिंपल होती है कि जो भी एटम हमारे पास लूज और गेन कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 3 और 14 कौन सा होता है, डी ब्लॉक होता है। इसकी हमेशा वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये एक हमेशा क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कंडीशन पढ़ेंगे हम क्या क्या है। दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन ए गैसियस एटम। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ लिखा मैंने लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फॉर्मेशन करेगा आयोनिक बॉन्ड का। जैसे हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज अ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो अच्छे से लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो इजिली रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। तो लो, जिसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड होगा। तो मैक्सिमम लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, जो हमारे पास ग्रुप वन और ग्रुप 2, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें लास्ट में, एक और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में वैलेंस शेल में, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए हमेशा क्या इनकी क्या होती है फॉर्म में, ये सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं कौन, एल्कली मेटल और एल्काइलिन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। नेक्स्ट है आपके पास हाइयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों आप सब पहले जो हमारी इससे प्रीवियस वीडियो है ग्रुप चैप्टर नंबर 3 की, वो एक बार जरूर देखना, उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी आपको बताया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी बताया गया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड के लिए। तो हाइयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो भी क्या बनाता है हमारे पास, ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन फैमिली की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली सारी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है, आप उसको एक बार जरूर ढंग से देख ले। तो नेक्स्ट हमारे पास हाइयर लैटिस एनर्जी। हाइयर लैटिस एनर्जी होता क्या है, तो पहले आप समझ लो, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका आयोनिक बॉन्ड भी ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ लैटिस एनर्जी होता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इन ए गैसियस एटम। सिंपल सा होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, Na जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया था इसने, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। फिर क्लोरीन ने क्या किया था, क्लोरीन था हमारे पास, क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और क्या बना दिया था, क्लोरीन नेगेटिव बना दिया था। ये किया था हमने, है ना। तो जो ये Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव था, दोनों किस में थे, गैसियस में फॉर्म में थे। Na पॉजिटिव किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, प्लस क्लोरीन नेगेटिव भी किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। तो इन्होंने क्या बना दिया, NaCl किस फॉर्म में बना दिया, सॉलिड फॉर्म में बना दिया। जब ये दोनों गैसेस एटम आपस में कंबाइन किए और इन्होंने NaCl सॉलिड फॉर्म में बनाया, तो वहां से कुछ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। कुछ एनर्जी क्या होती है हमारे हमेशा रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, क्या बोला मैंने कि जो हमारे पास Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव है, दोनों किस फॉर्म में थे, गैसियस फॉर्म में थे। जब ये दोनों गैसेस फॉर्म आपस में कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने, NaCl बनाया, बॉन्ड बना दिया NaCl में, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड बना। तो NaCl जब ये बना तो किस फॉर्म में बना है, सॉलिड फॉर्म में बना। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो कुछ एनर्जी क्या करती है, लूज होती है। एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है या लूज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे वही डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या बना हुआ, जब 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, मतलब जो NaCl बना वो कितना बनना चाहिए, 1 मोल। जो 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई कहाँ से, फ्रॉम इट्स गैसियस एटम से। जो ये दोनों देखो दोस्तों, यहाँ पे M पॉजिटिव X नेगेटिव दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में। जब इन्होंने Mx बनाया तो किस में बनाया, सॉलिड फॉर्म में बनाया। साथ में क्या निकली, एक एनर्जी रिलीज हुई, और जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा आयोनिक होगा। तो आगे हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी के, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, विच इज मोर आयोनिक। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन दे रखे NaF, NaCl, NaBr और NaI। तो इनमें से हमारे पास चारों में से बताना आपने कौन ज्यादा आयोनिक है। तो सबसे पहली बात, इन सब में क्या लगा, सोडियम लगा है, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है हमारे पास, मेटल होता है। सोडियम क्या होता है हमारे पास, मेटल होता है। और दूसरा क्या लग रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरे क्या लगे हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगे।
तो ये सारे क्या हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है, और क्या हमारे पास नॉन मेटल है। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करने जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा मेटल, नॉन मेटल नीचे को क्या करते हैं हमेशा, मेटालिक करैक्टर नीचे को क्या करता है, मेटालिक करैक्टर नीचे को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर नीचे को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, जो ब्रोमीन थे हमारे पास, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे, इसमें मेटल सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा हमारे पास, सोडियम होगा। और सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होता है, आयोडीन होगा। और सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा होगा, इनमें नॉन मेटल देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा। तो जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन करना, कौन सा, NaF, NaCl, NaBr और Na, तो एक इसमें आपने मेटल लेना, मेटल हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो सब में मेटल तो सेम है, तो सोडियम मेटल सेम है। दूसरा लेना इसमें, क्योंकि जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है किस किस के बीच बनता है, हमेशा याद रखना, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बनता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन। तो NaF क्या होगा, सबसे ज्यादा आयोनिक होगा। सबसे ज्यादा आयोनिक कौन सा होगा, हमेशा NaF होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, हमेशा आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड था, मेटल था सोडियम, क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था, इसने लूज किया, इसने क्या किया, गेन किया। हमेशा आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो जब यहाँ पे ऑप्शन थे कौन कौन से, NaF, NaCl, NaBr और Na। तो इसमें मेटल तो सब में क्या है, सोडियम, इसमें सोडियम, मेटल तो सब में क्या है, सेम है। तो मेटल तो क्या है, इसमें सोडियम है। अब देखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल एक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब नीचे क्या करेगा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब आयोडीन क्या होगा, ज्यादा मेटालिक होगा, ठीक है। और फ्लोरीन क्या होगा, कम मेटालिक होगा, मतलब फ्लोरीन क्या होगा, हमारा नॉन मेटल होगा, ठीक है। अब जो आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो इन सब में से नॉन मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फ्लोरीन। तो NaF क्या होगा, सबसे ज्यादा NaF नॉन मेटल होगा, F फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा। तो जो इनके बीच बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, इसलिए NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर Na। तो ऐसे क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों हम आगे फजन रूल भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आता है, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज मोर आयोनिक, मोर आयोनिक क्या क्या इसमें दिए ऑप्शन, लिथियम, पहले मैं इसको साइड कर लेता हूं, क्या क्या ऑप्शन, LiCl, NaCl, KCl और रूबियम Cl, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखो क्लोरीन, 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 सब में नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, सब में सेम है। नॉन मेटल क्या है, सब में क्लोरीन है, तो सेम है, ठीक है। अब देखेंगे मेटल, मेटल एक में क्या है, लिथियम, फिर नीचे को सोडियम, फिर नीचे को पोटाशियम, फिर रुबिडियम, ठीक है, ऐसे नीचे को। तो मेटालिक करैक्टर नीचे को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक करैक्टर किसका होगा, रुबिडियम का होगा, Rb का मेटालिक करैक्टर होगा। और आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा, रुबिडियम। और नॉन मेटल तो इसमें क्या है, क्लोरीन ही है, तो RbCl सबसे ज्यादा क्या होगा, आयोनिक। फिर उसके बाद ऊपर को चल पड़ो, KCl, फिर हमारा NaCl, फिर LiCl। तो सबसे ज्यादा आयोनिक कौन सा होगा, RbCl। और अगर कोवलेंट हमेशा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, आयोनिक कौन सा, RbCl सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, और LiCl सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट होगा, ठीक है। तो आगे हम कोवलेंट करैक्टर भी पढ़ेंगे, वहां से भी आप इसको टैकल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें कमेंट बॉक्स में, इससे हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितने आपके लिए जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो कितना आपके लिए यूजफुल रहता है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये 2 प्रॉपर्टीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास हमेशा आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था शुरू में, आयोनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड।
आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको मेल्ट करना और बॉयल करना भी क्या होगा? सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बीच क्या बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, तो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं। अगर आसानी से टूटेगा नहीं तो हमारे को क्या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, या ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा इसका क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है? इसका हाई रहता है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें की क्या होती है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी फैक्टर। हमेशा आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये याद रखो कि आयोनिक बॉन्ड किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आपका कंडक्टिविटी। तो हमेशा याद रखना, जो आपका सिंपल नमक है, NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब हम इसको आयंस की फॉर्म में कर देंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। मतलब जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, पर गुड कंडक्टर कब बनेगा? जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा। क्योंकि जब इसके आयंस क्या हो गए? फ्री हो गए। और जब आयंस फ्री होते हैं, जब मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं हम? गुड कंडक्टर होते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नेक्स्ट हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म होते क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म होता है आपके पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, बट डिफरेंट शेप या स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास? उनकी कोई शेप नहीं होती, नो शेप। जब उनकी कोई शेप ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म भी नहीं होता। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि कौन से कंपाउंड या कौन सा बॉन्ड हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करता है, या कौन सा बॉन्ड हमारे पास आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड कभी भी हमारे पास आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि उसकी क्या होती? शेप नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर ऑन विच लैटिस एनर्जी। तो अभी हमने लैटिस एनर्जी पढ़ी थी। लैटिस एनर्जी क्या थी? कि जब हमारे पास कोई दो एटम, जब गैस प्लस क्लोरीन गैस, जब ये आपस में कंबाइन किए और इन्होंने क्या किया? एक स्टेबल कंपाउंड बनाया सॉलिड फॉर्म में, तो जो एनर्जी रिलीज निकली उसे क्या बोलते हैं? हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट आयंस इन ए गैसियस एटम। तो मैंने आपको डेफिनेशन पहली वाली स्लाइड में बता दी है। तो अब लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हमने बोला था कि अगर जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा? ज्यादा आयोनिक होगा। तो पता कैसे चलेगा हमारे को कि लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो ये हमेशा दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास साइज पे, एक किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। और एक हमेशा डिपेंड करेगी चार्ज पे। एक किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे। तो ये दोनों आप याद रखना कि साइज के कैसे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैटिस, एल लिखा मैंने लैटिस एनर्जी को। और चार्ज के कैसे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लैटिस एनर्जी। बस ये दो आपने याद रख लिए तो समझ लो, आपको समझ, सारे क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे। अगर हमेशा लैटिस साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि साइज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। अगर साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? लैटिस एनर्जी क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा? मोर स्ट्रॉन्गर होगा। मैंने क्या बताया था कि हाइयर द लैटिस एनर्जी मोर विल बी दी आयोनिक बॉन्ड। तो इससे पता चला अगर चार्ज ज्यादा हमारे पास किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में चार्ज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लैटिस एनर्जी हमारी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा? आयनिक जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा? मोर स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो ये दो फैक्टर पे हमारे पास डिपेंड करती है हम लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे, ठीक है? तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास सोडियम फ्लोराइड, ठीक है? सेकंड MgF2 और AlF3, ठीक है? तीन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम। क्या इसको जब हम लिखेंगे पहले इसमें देखेंगे साइज। तो सोडियम, क्योंकि देखो फ्लोरीन इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन है, तो ये वाला साइज तो मैटर नहीं करेगा।
साइज मैटर किसका करेगा, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ये क्या करते, एक ही पीरियड में लाया करते, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में लाया करते। तो इसका साइज का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है एक ही पीरियड में। तो साइज इतना ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब साइज का तो इसमें फैक्टर ही नहीं। अब दूसरा क्या फैक्टर है, हमेशा चार्ज फैक्टर। दूसरा कौन सा फैक्टर, चार्ज। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक लूज करता है, तो इसका चार्ज क्या आता है, +1। मैग्नीशियम कितने कर सकता है, 2 कर सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो मैग्नीशियम का चार्ज क्या आ जाएगा, Mg2+। एल्यूमिनियम कितने लूज कर सकता है, 3 लूज कर सकता है, तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम 3+। तो मैंने क्या बताया था कि जो लैटिस एनर्जी होती है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो इन तीनों में से चार्ज ज्यादा किसका, एल्यूमिनियम का ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। इसीलिए AlF3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, MgF2 से और फिर NaF से। तो आगे आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर लैटिस एनर्जी तो AlF3 क्या बनाएगा, मोर आयोनिक होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या होगा, मोर आयोनिक होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे हम, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास Na2O, MgO और Al2O3, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन, तीनों में ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है, तीनों में ऑक्सीजन है। और अब बात किसकी करेंगे हम, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। तो जब हम साइज की बात करेंगे इनके, सोडियम Na, Mg और Al की, तो ये क्या एक ही पीरियड में लाया करेंगे, तो साइज क्या होगा इनका, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब इनमें चार्ज, सोडियम में कितना होता है, +1 चार्ज, मैग्नीशियम में कितना होता है, +2 चार्ज, एल्यूमिनियम में कितना होता है, +3 चार्ज। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, चार्ज के क्या, चार्ज जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, Al की। तो मतलब ये कैसे बनेगा हमारे पास, Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा, फिर MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा, फिर Na2O की लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो आयोनिक भी कौन सा ज्यादा होगा, हमारे पास Al2O3 आयोनिक ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा, जितने आप एग्जांपल दोहराएंगे उतने ही आपके लिए यूजफुल रहने वाले। नेक्स्ट है आपके पास क्या, NaCl और KCl, ठीक है। अब देखो इसमें Cl दोनों बराबर है। अब सोडियम सेकंड पीरियड में लाइज करता है, पोटेशियम थर्ड पीरियड में लाया करता है। अब इनमें साइज में फर्क है, ठीक है, क्योंकि सोडियम का साइज छोटा होता है, पोटेशियम का साइज बड़ा होता है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला था, साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, हमारे पास लैटिस एनर्जी इनवर्सली। अगर साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें साइज किसका छोटा है, सोडियम का छोटा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए NaCl की ज्यादा होगी किससे, KCl से। और पूछा होगा कौन ज्यादा आयोनिक होगा, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई, NaCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई, तो NaCl क्या होगा, ज्यादा आयोनिक होगा किससे, KCl से, ठीक है। तो ऑप्शन में कई बार 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप इजी टैकल कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक और हमारे पास एग्जांपल, क्या हमारे पास, NaF NaCl NaF NaCl NaBr, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो NaF क्या है, अब सिंपल सी बात है, देखो सोडियम सब में साइज तो बराबर है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब जब इन साइज नीचे को क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा साइज बड़ा होगा। और जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मतलब अगर साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो इन तीनों में से साइज छोटा किसका है, फ्लोरीन का छोटा है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की होगी। तो मतलब NaF की लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर NaCl, फिर NaBr। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेक्स्ट, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या है, NaF और NaCl, नहीं NaF और MgCl2।
क्या एग्जाम्पल है, NaCl और MgCl2। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है। और जब हम इसमें देखो फ्लोरीन वाला भी आ रहा है, साइज का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट किसका है, चार्ज का। अगर हम चार्ज की बात करें, सोडियम में +1 चार्ज होता है और मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, साइज वाला भी आ रहा है और कौन सा, चार्ज वाला भी आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा आयोनिक होगा या किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा, मतलब NaF की क्या होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी, NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें। पर अगर चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब Mg वाले की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, जब दोनों फैक्टर इंक्लूड कर रहे हो, हमारे साइज और चार्ज दोनों फैक्टर इंक्लूड कर रहे हो, आपने हमेशा बात किसकी सुननी, चार्ज की बात सुननी, क्योंकि चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि कौन सी, नोट लिख लो इसको, कि जब भी दोनों फैक्टर आए, कौन कौन से, साइज और चार्ज दोनों फैक्टर आए, तो आप किसकी बात सुनोगे, हमेशा चार्ज की बात सुनोगे। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसमें चार्ज किसका ज्यादा है, Mg का चार्ज ज्यादा है, तो इसीलिए MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, NaCl के। और अगर इन दोनों में आयोनिक पूछा होगा तो कौन ज्यादा आयोनिक होगा, MgCl2 आयोनिक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि MgCl2 और NaCl में कौन ज्यादा आयोनिक होगा। अब इसमें दोनों फैक्टर आते हैं हमारे पास, चार्ज NaF, सॉरी दोस्तों यहाँ पे NaCl नहीं NaF होगा, मैं इसको मिटा लूँ। यहाँ क्या होगा हमारे में, क्या होगा, हम यहाँ पे NaF होगा। तो ये कौन सा, इसमें देखो इसमें साइज का फैक्टर भी आएगा और चार्ज का फैक्टर भी आएगा। फिर आपने किसकी सुननी, हमेशा चार्ज की सुननी। तो इन दोनों में मैग्नीशियम और सोडियम में चार्ज किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है। और जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा क्या होता है, आयोनिक होता है। इसलिए MgCl2 क्या है, ज्यादा आयोनिक है। तो क्वेश्चन आपको यही आएगा, 4 ऑप्शन पूछे होंगे, बताना होगा आपको कि कौन ज्यादा आयोनिक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बैलेंस, सॉरी दोस्तों बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, कई बार जब हम PDF बनाते हैं तो कई बार यहाँ पे मिस टाइप करते करते हमारे पास मिस मैच हो जाता है, तो थोड़े से आप एडजस्ट कर लेना, मैं आपको गलतियां साथ साथ बताता रहूँगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना आपने ओजोन मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे आपको ओजोन मॉलिक्यूल दिख रहा होगा O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कि पहले ओजोन को बना लेंगे हम, O, ये डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मल चार्ज निकालें। तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन नंबर 1 दे देंगे इसको हम ऑक्सीजन नंबर 2 दे देंगे, और इसको क्या दे देंगे हम, ऑक्सीजन नंबर 3 दे देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज हमारे पास, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कितने होते हैं हमारे पास, 1s2 2s2, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना हुआ दोस्तों, 8 हुआ। तो हमें एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, विदाउट एटॉमिक नंबर आपकी केमिस्ट्री नहीं अच्छी हो सकती। तो 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8 हो गया। तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो ये वाले क्या होते हैं, वैलेंस में होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस में, 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो इस एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमेशा 6 होते हैं। माइनस से नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं। तो इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, हमेशा 2 है।
तो माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड कितने आगे हैं इसमें, नंबर ऑफ अनशेयर्ड कितने आगे इसमें 2 आगे, 2 माइनस हाफ, ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ये अपने शेयर कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है 2, एक यहाँ होता है 3 और एक यहाँ होता है 4, इस साइड भी तो शेयर कर रहा है, एक 5 और एक 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसको निकालो अब, 2 3 है 6, कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस कितना आ जाएगा 3, 3 2 5 6 में से 5 गए, 6 माइनस 5 गए 1, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है यहाँ पे +1 आ गया। ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन नंबर 2, नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑक्सीजन नंबर 2, तो इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन नंबर 2, तो ऑक्सीजन नंबर 2 का कितना हमारे पे, यहाँ पे मैं आपको फिर से डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम यहाँ आपको डायग्राम बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने 1 2, तो किसकी बात कर रहे हैं अब हम, ऑक्सीजन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ऑक्सीजन नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में हमेशा वैलेंस में कितने रहते हैं, 6 ही रहते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड, तो ऑक्सीजन नंबर 2 में कितने अनशेयर्ड है 2a और 2a, कितने अनशेयर्ड है 4, 6 माइनस 4 माइनस 1/2, कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, 1 2 3 और 1 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कितना होगा 4, तो काट दो इसको 2, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, तो 4 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, तो इसमें फॉर्मल चार्ज क्या है 0 है। अब निकालेंगे हम किसका फॉर्मल चार्ज 3 का, ऑक्सीजन नंबर 3 का फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 3 कौन सा हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास ऑक्सीजन नंबर 3, तो वैलेंस में कितने रहते हैं, हमेशा 6 रहते हैं, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ने अनशेयर्ड कर रहा है, तो 2 2 4 2 6, तो कितने अनशेयर्ड कर रहा है 6 ही अनशेयर्ड कर रहा है, माइनस क्या अगला क्या है हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर रहा है अपने, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो एक ही बॉन्ड है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 2 कर रहा है, ठीक है, तो 2 कर रहा है, तो काट के कितना आ गया 1 आ गया, तो एक कितना आया 6 माइनस 6, दोस्तों ध्यान रखना 0 नहीं आएगा, -1 भी है, 1 × 1 -1 भी है, कितना आएगा इसका -1, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन नंबर 3 में -1। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा जब आप ओजोन का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता लिखा O S होता लिखा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या है -1 है। तो नेक्स्ट आपको दूंगा मैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे घर के लिए, तो ये ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, तो आपने मुझे बताना है कि जो हमारे पास क्रोमेट आयंस होता है, कार्बोनेट आयंस C, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 O 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे O 1 2 3 4 5 6, आपने मुझे इसका बताना है कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 इनका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज आपको निकालना आना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, कि जब हमारे पास दो बॉन्ड आपस में, जब भी दो हमारे पास बॉन्ड आपस में क्या करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें, जैसे हमारे पास HCl है, तो HCl में जो बॉन्ड होता है हमारे पास, तो क्या करता है, ये क्लोरीन क्या करता है, एक बॉन्ड इसके साथ शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन क्या कर लेता है, एक शेयर कर लेता है। जब भी हमें इसके जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे हमारे पास H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये आपस में क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते, जैसे H2 हो गया, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, HH बना दिया,
तो जब इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ऑक्टेट पूरा हो गया तो स्टेबल हो गए, ठीक है। स्टेबल हो गए तो स्टेबल, जब कोई भी चीज़ क्या होनी चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। हमने शुरू में पढ़ा था कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड में। तो इसीलिए तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है एलिमेंट की, तो उससे क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो दोस्तों कई बार थक भी जाता है, पानी पीना भी जरूरी है, तो पानी पी लेता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट है आपके पास फजन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका फजन रूल, ठीक है। फजन रूल क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। आपको सीधी सी बात बता दूं कि हमेशा आयोनिक जो बॉन्ड बनता है, आयोनिक जो बॉन्ड बनता है उसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, ये कौन बताता है, ये बताता है हमारे पास फजन रूल। किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर, ये कौन बताता है, हमारे पास फजन रूल बताता है। और ये कैसे हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर बताता है, ये बताता है हमारे पास पोलराइजेशन से। तो आपको सबसे पहले बता दूं पोलराइजेशन क्या होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयंस बाय द पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। तो पोलराइजेशन क्या होती है कि मान लो कोई एक हमारे पास क्या है, कैटायन है, ठीक है, और एक क्या हमारे पास यहाँ पे एनायन है। तो दोनों की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अब एनायन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ। तो ये कैटायन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देता है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी शेप क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, इसकी शेप क्या हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी जैसी हो जाती है, पैराबोलिक भी नहीं होती पूरे तरीके से। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, मैंने यहाँ आपको बता रखी है शेप, देखो यहाँ पे कैसे बनी इसकी शेप, ऐसे बन गई है थोड़ी सी। तो इसकी शेप कैसे बन जाती है, ऐसे ऐसे ऐसी शेप बन जाती है एनायन की। क्यों बन जाती है, क्योंकि जो कैटायन होता है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, खींच देता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन बोलते हैं। कि कैटायन ने क्या किया, अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन खींच दिए। तो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे ये बात याद रखना कि जब भी हमारे हमेशा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन, याद रखना, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब जितना ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो पोलराइजेशन किस किस पे डिपेंड करती है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन पे। मतलब अगर कैटायन का साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। ये याद रखना, अगर साइज छोटा है कैटायन का तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चार्ज ज्यादा है, मतलब लार्जर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, लार्जर विल बी दी पोलराइजेशन। मतलब अगर चार्ज ज्यादा है, चाहे वो कैटायन पे चाहे वो एनायन पे, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लूंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे स्मॉल साइज वाला एग्जांपल है, यहाँ पे मैं आपको 3 कंपाउंड ले लेता हूँ, LiCl, NaCl एंड KCl। ये मैंने 3 कंपाउंड ले लिए। तो देखो इसमें कैटायन क्या है, कैटायन कौन सा होता है, लिथियम सोडियम, लिथियम प्लस क्या कैटायन, सोडियम प्लस कैटायन है, पोटेशियम प्लस कैटायन है। एनायन इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन, इसमें मतलब एनायन सब तीनों का क्या है, सेम है। तो अब मैंने क्या बोला, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा कैटायन का, उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें से लिथियम प्लस सोडियम और पोटेशियम में साइज किसका, देखो आपने पीरियड वाइज देखेंगे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, किसका साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है। तो लिथियम की इनकी पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजेशन क्योंकि पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए LiCl, NaCl और KCl में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, LiCl का होगा। तो इसलिए LiCl का सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, फिर NaCl का, फिर KCl का। ठीक है दोस्तों। और ये बात आपको एक एग्जांपल, जिसका छोटा साइज होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की।
जिसके पास जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की, देखो, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पावर खींचने की होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी शेप बिगड़ेगी, जितनी इसकी शेप बिगड़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर होगा। इसीलिए LiCl, NaCl और KCl में सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर किसका होता है, LiCl का होता है। नेक्स्ट आपका लार्जर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। द लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। जैसे आपका एग्जांपल NaCl, MgCl, AlCl, ठीक है। अब देखो NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। अब इसमें देखो एनायन तो तीनों का बराबर है, तीनों का बराबर है चार्ज, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो एक ही पीरियड में लाया करते तो साइज क्या ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इनका सेम रहता है, साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज, एल्यूमिनियम में +3 चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। तो किसकी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, Al3 की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो Al3 की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर। मतलब AlCl3 क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, फिर MgCl2, फिर NaCl। तो सिंपल सा दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैटायन एनायन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मैं सिंपल सा इसको बहुत जितना हो सके उतना सिंपल आपको बताऊंगा कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं। तो सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने यहाँ लिखी है NS2, ये याद रखना, NS2, NP6 और ND10। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। या जिसमें लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि जैसे आपका कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है दोस्तों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसकी क्या होती है, हमारे हमेशा एक्सेप्शनल होती है। क्या होती है, 4s1, फिर क्या होती है 3d10 होती है, एक्सेप्शनल होती है ना ये। तो मैंने क्या बोला, कॉपर प्लस, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कहाँ से लूज होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन S से लूज होगा, ना कि D से लूज होगा। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, किससे लूज होगा, इलेक्ट्रॉन S से लूज होगा। तो इसकी क्या होगी हमेशा 1s2, क्या होगी 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और S से लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा यहाँ पे 3d10 बचेगा। तो ये जो हमारे पास बचा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3s2, 3p6 और 3d10। इसके लास्ट में देखो 6, 2, 8 और 10, 8 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। एन देखो n क्या था इसका 3 था, 3s2, 3n क्या था 3, 3p6, 3d10। तो ये जो हमारे पास आ गया इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आपको ऐसे भी बता दूं मैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस किस की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको जनरल आप अगर इनको भी याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। जैसे हमारे पास Cu+ हो गया, और Cu से क्या आता है नीचे Ag+ हो गया, और Au+ हो गया। इन तीनों की क्या होती है, हमेशा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है हमेशा Zn2+ की, कैडमियम 2+ की, और मरकरी 2+ की। तो कौन आज आएगा, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, कौन आज आएगा। और Zn कैडमियम मरकरी, इनकी क्या होती है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जब भी ये वाले हमेशा एलिमेंट होंगे तो उनकी क्या होगी, पोलराइजेशन पावर हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो हमेशा ये ज़्यादा क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा कोवेलेंट होंगे। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि देखो NaCl और CuCl, इसमें ज़्यादा हमें कोवेलेंट कौन सा है, तो कॉपर जो होता है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, सूडो होता है एक प्रकार से नकली, देखने में नकली लगती है, जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, कौन, कॉपर। जो भी हमेशा कॉपर
जो भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा वो ज़्यादा क्या होता है, कोवलेंट होता है, इसीलिए CuCl इज मोर कोवलेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे लिखा देखो Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस कैडमियम 2 प्लस और Hg2 प्लस, ये सारे क्या बनाते, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते। और जब भी ये चारों होंगे, चाहे CuCl होगा, चाहे AgCl2 होगा, चाहे AuCl2 होगा, चाहे ZnCl2 होगा, चाहे CdCl2 होगा, जो भी होंगे, मतलब जब भी ये चारों छः एलिमेंट्स होंगे तो ये क्या बनाएंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। पर इनका एक और ध्यान रखना, Cu क्या होना चाहिए, प्लस में, Ag क्या होना चाहिए, प्लस में, Au क्या होना चाहिए, प्लस में, Zn क्या होना चाहिए, 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस और मरकरी 2 प्लस। तो हमेशा क्या बनाएंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, और जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा वो क्या होगा, मोर कोवलेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास लार्जर साइज ऑफ एनायन, जिस दोस्तों यहाँ पे शुरू में पहला फैक्टर क्या था इसका, जिसका कैटायन ज़्यादा होगा, जिसका कैटायन ज़्यादा होगा, जिसका स्मॉल कैटायन होगा, सॉरी दोस्तों, जिसका स्मॉल कैटायन होगा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर जिसका लार्ज एनायन होगा, एक ध्यान रखना दोस्तों, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज, जिसका लार्ज एनायन होगा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या, ज़्यादा। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फजन रूल में मैं रिपीट कर दूंगा आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग पहला गैस दोस्तों यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं होगा, साइज ऑफ स्मॉल कैटायन CATION। तो इसमें इंपॉर्टेंट, जिसका कैटायन का साइज छोटा तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। एनायन का लार्ज साइज किसका, अगर एनायन का लार्ज जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। और जिसमें नोबल गैस द कैटायन हैज 18 इलेक्ट्रॉन शेल या नोबल सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन पावर होगी। तो चार फैक्टरों पे हमारे पास कोवलेंट फैक्टर डिपेंड करता है। एक हमारे पास कैटायन के साइज पे, जितना स्मॉल कैटायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास जितना बड़ा एनायन का साइज होगा, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। और तीसरा फैक्टर जितना ज़्यादा चार्ज होएगा, चाहे वो कैटायन पे हो चाहे वो एनायन पे हो, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। चौथा फैक्टर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता, कौन कौन बनाता, हमेशा Cu प्लस Ag प्लस और Au प्लस और Zn2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस और मरकरी 2 प्लस। ये जब भी 6 एलिमेंट होंगे तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सूडो बनाते हैं। वो ये 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे, और ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे तो ज़्यादा क्या होंगे, कोवलेंट होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं हमेशा आपको साथ साथ कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आती तो दोस्तों ज़रूर कमेंट किया करें, एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए। और दोस्तों एग्ज़ाम तो आपको 100% आएगा ही आएगा। अभी शायद कुछ टाइम में आपको एग्ज़ाम देखने को, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ईयर तक आपका एग्ज़ाम कन्फर्म में होगा क्योंकि बहुत सी सीटें हमेशा खाली बची है हिमाचल प्रदेश में। TGT कमीशन की लगभग 550 सीट्स है, तो कमीशन आने के चांस हम होंगे। तो आप पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा कमीशन के लिए। और हम हमेशा NCERT ही आपको फॉलो करते हैं, और आपके लिए जो कंटेंट है हमारे पास वो बिल्कुल वेल डिफाइंड कंटेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल वेल डिफाइंड कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप हमें ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी हेल्प, आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट आपके पास की क्वेश्चन था हमारे पास क्या, कि NaCl, KCl और RBCl विच इज मोर कोवलेंट, इन तीनों में से बताना कोवलेंट कौन सा है। तो पहले तो देखो एनायन क्या है, कैटायन क्या है इसका, सोडियम कैटायन है, पोटाशियम कैटायन है और रुबिडियम कैटायन है। एनायन क्या है तीनों में, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो एनायन तो तीनों का क्या है, सेम ही है। तो एनायन का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ेगा, कैटायन का। तो आप देख रहे होंगे कैटायन हमारे पास, तो ये कैटायन क्या है, हमेशा अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, सोडियम फिर पोटाशियम फिर रुबिडियम, नीचे को अरेंज करेंगे। ऐसे ही होता है ना, पीरियड वाइज ऐसे ही अरेंज होंगे।
तो मैंने क्या बोला, जिस कैटायन का साइज छोटा होगा, जिस कैटायन का साइज छोटा होगा वो क्या होगा, ज्यादा पोलराइज होगा। तो इन तीनों में से साइज किसका छोटा है, सोडियम का छोटा है, तो सोडियम वाला क्या होगा, NaCl क्या होगा, ज्यादा पोलराइज होगा, और जो ज्यादा पोलराइज होगा वो ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट होगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा, हमेशा NaCl सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, फिर NaCl सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, फिर KCl होगा, फिर RbCl होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, NaCl इज मोर कोवलेंट, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका है, हमारे पास NaCl का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास, क्वेश्चन आपके पास BeCl2। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख दिए गए हैं। BeCl2, MgCl2, CaCl, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जब भी आप इसको देखो, क्लोरीन 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 तीनों में, तो एनायन तो सबका क्या है, सिमिलर है। एनायन तो सबका क्या है, सिमिलर है। बात करेंगे कैटायन की, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे। तो नीचे को क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम का छोटा साइज होगा। और जिस कैटायन का छोटा साइज होता है उसका पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब क्या होगा, देखो कैटायन स्मॉलर लार्जर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब कैटायन स्मॉलर तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मतलब BeCl2 का सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, फिर MgCl2 और फिर CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट नोट ये याद रखना दोस्तों, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसका सबसे कम क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जिसका सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा, ये क्या होता है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे BeCl2 था, क्या था, और MgCl2 था, और क्या था, CaCl2 था। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका हुआ, BeCl2 का था हुआ, फिर किसका हुआ, MgCl2 का, फिर किसका हुआ, CaCl2 का हुआ। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका हुआ, हमारे पास BeCl2 का। तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका, कोवलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा, BeCl2 का। और इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, अगर मैं बात करूं आयोनिक कैरेक्टर के, तो आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा सबसे ज्यादा, CaCl2 का, जो सबसे लास्ट में होगा। CaCl2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयोनिक, जो भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। मैंने शुरू में आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और जो कोवलेंट होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो इनमें से वाटर सॉल्यूबल कौन सा होगा, BeCl2, MgCl2, CaCl2, कौन सा वाटर सॉल्यूबल होगा, जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आयनिक बॉन्ड किसने बनाया, CaCl2 ने बनाया। तो CaCl2 क्या होगा, वाटर सॉल्यूबल होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। और कोवलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी भी, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है वाटर में, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaCl2 और अगला क्या है, CaBr2। इन दोनों में देखो कैटायन कौन सा है, क्लोरीन। अच्छा, कैटायन तो दोनों का सेम है, कैटायन दोनों का क्या है, सेम है। अब इसमें एनायन कौन सा है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन, साइज किसका बड़ा होता है, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन होता है, नीचे को साइज क्या करता है, इंक्रीज होता है। तो साइज किसका सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा है। और एनायन में दोस्तों याद रखना, मैंने क्या बोला था, एनायन में जिसका साइज बड़ा होता है उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एनायन में जिसका साइज बड़ा होता है, एनायन में किसका साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो इसका कोवलेंट, इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, CaBr2 का हुआ। पर क्वेश्चन क्या था, विच विल बी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर CaBr2 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किससे, CaCl2 से,
तो CaCl2 का क्या होगा, आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो CaCl2 का आयोनिक करैक्टर ज्यादा है, तो आयोनिक करैक्टर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ज्यादा होता है। तो किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर सॉल्यूबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। Ag2O Ag2S, ठीक है, दोनों का कैटायन क्या है, सेम है। बची एनायन, एक में ऑक्सीजन एक में सल्फर है, तो ऑक्सीजन यहाँ होता है, सल्फर नीचे होता है, मतलब टॉप टू बॉटम। तो साइज किसका ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा। पर जब हम एनायन की बात करते हैं, जिसका एनायन में क्या होता है, जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, और कैटायन में क्या होता है, जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो एनायन में क्या होता है, जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। साइज किसका बड़ा है, सल्फर का बड़ा है, तो इसकी पोलराइजेशन, सल्फर की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब सल्फर की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो सल्फर क्या होगा, कोवलेंट होगा। सल्फर क्या होगा, कोवलेंट होगा। मतलब जो Ag2S है आपके पास सल्फर वाला, ये क्या है, ज्यादा कोवलेंट है। ये क्या है, ज्यादा कोवलेंट है किससे, Ag2O से। तो Ag2O क्या होगा हमारे हमेशा, अगर Ag2S कोवलेंट है तो Ag2O क्या होगा, आयोनिक होगा। Ag2O क्या होगा, आयोनिक होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा विच इज मोर सॉल्युबल, तो सॉल्युबल कौन होते हैं, आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल होते हैं। तो कौन सा सॉल्युबल होगा इसमें, जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आयनिक बॉन्ड किसने बनाया, Ag2O ने बनाया। तो Ag2O क्या होगा, हमेशा वाटर सॉल्युबल होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, Ag2 इज मोर सॉल्युबल। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पूछा होगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा। सॉल्युबल कौन है, जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब ये क्या होंगे, ज्यादा सॉल्युबल होंगे जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो जो जिसका कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, जिसका कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा उसका आयनिक बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। और जिसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा उसका कोवलेंट बॉन्ड कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये था हमारे CaCl2 और CaBr2, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा था, CaBr का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा था। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो CaCl2 का क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सोल्यूबल कौन सा होगा, जो आयनिक बनाते, तो मतलब CaCl2 क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, CaCl2 का ही होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट है आपका वैलेंस बैंड थ्योरी। तो ओवरलैपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की हमेशा ओवरलैपिंग होती है, कौन कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में TGT कमीशन में देखने को आया नहीं है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है, पाई बॉन्ड बनाते हैं। और पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एस ओवरलैपिंग क्या होती है, जब एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो दो स्फेरिकल जब आपस में मिलते हैं, ऐसे और ऐसे जब आपस में मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, SS ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड कैसा बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास SP ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्या है आपके पास, SP ओवरलैपिंग। SP क्या होगा, एक S का होगा एक P का होगा। P का शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है, हमने पढ़ रखी शेप। तो जब इसका S और P आपस में कंबाइन बनेंगे, हमेशा कंबाइन कैसे होंगे, एंड टू एंड, इसका एंड और इसका एंड। तो ये शेप कैसे बनाएंगे, देख लो दोस्तों, ये मिल गया आपस में, ऐसी इनकी शेप होगी। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, SP ओवरलैपिंग बोलेंगे। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, HF HCl और HBr, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो जो HF जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो HF क्या होता है, हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये हमने पहले भी कर रखा है, तो इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग क्या होती है, एक P का होगा ऑर्बिटल, P की शेप क्या होती है, डम्बेल, एक दूसरे P का होगा। जब ये आपस में कंबाइन होंगे ऐसे एंड टू एंड, कैसे कंबाइन होंगे, एंड टू एंड, तो इस ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे हम, PP ओवरलैपिंग बोलेंगे। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुए, साइड वाइज कैसे होते हैं, जैसे ये हमारे पास P का A प्लस ये भी हमारे पास P का है, तो जब ये आपस में साइड वाइज साइडों से ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसी ओवरलैपिंग होगी, ये ऐसी ऐसी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और
यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसी ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम? ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम, कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, अच्छा इसको बोलते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको कौन सी बोलते हैं हम? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये कौन सा फॉर्मेशन करता है? हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये बॉन्ड जब भी बनेगा, ऐसी ओवरलैपिंग जब भी होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? या तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक और बात आपको बता दूं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन सिर्फ किस में होती है? रोटेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखो जैसे मान लो हमारे पास H है, N2 हमारे पास, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हमेशा 3 बॉन्ड बनाते हैं। जब ये 3 बॉन्ड बनाएंगे तो रोटेट करना क्या होगा? मुश्किल होगा। जैसे ही रोटेट करेंगे ये क्या हो जाएंगे? बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इसलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये बात हमेशा याद रखना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कभी भी रोटेशन नहीं करते। और सिंगल बॉन्ड क्या है? अगर मान लो N और N में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या कर सकता है? घूम सकता है। ये भी क्या कर सकता है? घूम सकता है। पर अगर इनमें डबल बॉन्ड हो जाए तो जब ये घूमेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन करते, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रोटेशन नहीं करते। नेक्स्ट आपका शेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बता दूं एक बार, ठीक है, ये आप लर्न करेंगे टेबल, इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा बहुत ही। अगर आपका बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है, लोन पेयर कितने? 0 है, तो वो कौन सी शेप बनती है? लीनियर शेप बनती है। कौन सी शेप बनती है? लीनियर शेप बनती है। इसको अपने एक जगह लिख लो, जैसे बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन। लीनियर शेप क्या बनती, किसको बोलते हैं? जो एक ही लाइन में बने। नेक्स्ट है आपके पास, इसको मैं मिटा लूं। नेक्स्ट क्या आपके पास कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने? 3, और लोन पेयर कितने? 0। बॉन्ड पेयर कितने? लोन पेयर 0, तो शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसको आप लर्न कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप किसको बोलते हैं हम? जैसे ब्लोरीन, बोरोन है, क्लोरीन क्लोरीन और एक क्लोरीन, एक ट्राइंगल की तरह ये शेप बनती है। तो इसको कौन सी शेप बोलते हैं हम? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। अगर हमेशा बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 तो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। इसको आप लर्न कर लो दोस्तों, बिना इसके आप नहीं कर सकते। तो ट्राइगोनल में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, और लीनियर में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 तो शेप कैसी बनेगी आपके पास? शेप बनेगी आपके पास ऐसी, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा और एक HS लगेगा। तो इस शेप को कौन सी शेप बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 0 है तो शेप बनेगी आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर बॉन्ड पेयर कितने? 5 और लोन पेयर 0 तो शेप कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। आपको शेप लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगी? PCl Cl Cl। अच्छा, इसकी शेप मैं आपको बता दूं, क्या बोला मैंने? अगर बॉन्ड पेयर हम कितने? 5 है और लोन पेयर 0 तो शेप कैसी बनेगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होती है Cl 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 ACl। ए प्लेन से ऊपर नीचे होते हैं इनके दोनों एंगल। तो इस शेप को कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। Cl के कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बना रहा है। तो 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, तो कौन सी शेप बनी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनी। अगर बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 0 है तो कौन सी शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। कौन सी शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होगी दोस्तों? सर S F, यहाँ पे 2F 3F 4F, एक स्क्वायर की तरह होता है। ठीक है, और 5वां F ऊपर और 6वां F नीचे। तो 6 बॉन्ड पेयर थे, इसमें 6 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर कितने थे? 0। तो कौन सी शेप बनी? ऑक्टाहेड्रल बनी। ठीक है, तो ये शेप्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, बॉन्ड पेयर के साथ लर्न करनी पड़ेगी कि अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर 0 है तो शेप कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 तो शेप कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी। अगर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 तो शेप कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल बनेगी। तो ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला टेबल भी आप लर्न कर लो, फिर ही आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला टेबल क्या है आपके पास? आपको टेबल बता दूं तो
इस टेबल को भी अगर आप लर्न कर लोगे तो ज़्यादा होगा। अगर अब दोस्तों इस टेबल में क्या है, अगर बॉन्ड पेयर कितने 2 और अगर लोन पेयर आ गया उसमें एक लोन पेयर आ गया तो शेप कौन सी बनेगी, बेंट शेप बनेगी। तो बेंट शेप यहाँ पे मैंने आपको शेप दर्शा रखी है। बेंट शेप कैसे होती है, हमेशा जैसे हमारे पास वाटर की शेप होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये कैसी शेप होती है, हमेशा वाटर की शेप होती है, H2O। तो ये बेंट शेप होती है, वी शेप भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अगर हम 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो शेप कौन सी बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिडल बनेगी। जैसे हमारे पास NH3 की शेप। अच्छा दोस्तों, वाटर में तो दो लोन पेयर होते हैं, इस वाटर का एग्जांपल नहीं दोस्तों, ये एग्जांपल है SO3 का। तो अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और अगर एक लोन पेयर तो कौन सी शेप बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिडल बनेगी। अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है 2 ही लोन पेयर तो शेप कौन सी बनती है, बेंट या वी शेप भी बोलते हैं, जैसे वाटर इसका एग्जांपल है। अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है तो शेप कौन सी बनती है, सीसॉ की तरह शेप बनती है। ऐसी शेप बनती है जैसे एक बी यहाँ पे होता है, एक बी यहाँ पे होता है, ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको काउंट करते हैं, और एक ऊपर बी यहाँ पे होगा, एक बी नीचे होगा, ठीक है। और अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो शेप बनती टी शेप। टी शेप कैसे होती है इसकी, जैसे एक बी ऊपर होगा, 2 बी होगा। कितने बॉन्ड पेयर है, 3, तो तीसरा बी कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। 3 ये हो गए और 2 लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और एक ये 2 लोन पेयर। तो ये टी शेप एक प्रकार से कौन सी शेप बन गई, टी शेप बन गई। जैसे ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 5 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर तो शेप बनती है स्क्वायर पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर है 2 शेप है तो शेप बनती है स्क्वायर प्लेनर। तो आपको शेप्स लर्न करनी ही पड़ेगी अगर आपने ये वीडियोस ये हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 2 से पहले आपके लिए मैं बता दूं कि आपको ये शेप्स लर्न आप कर लेना, या आप इसका टेबल अपने पास बना के रख लेना, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियोस कर पाएंगे अच्छे से। तो आप इस टेबल को, इस शेप वाली वीडियोस को, इस शेप वाले को ही लर्न कर लेना। कितने बॉन्ड पेयर है, जैसे 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है तो शेप कौन सी बनती है, इतना आप लर्न कर लोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन करने में और शेप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।